Jai Bharat, dear all Advaitians, good morning everyone. So in our last lecture we discussed about the properties of genetic material that includes DNA as well as RNA, but mostly all organisms having a DNA as a genetic material. We already discussed that the DNA is, we can say that it is a stable genetic material compared to the RNA, but to express the information present in the DNA, that also required a RNA because RNA is a reactive, right? तो दोनों के अपने बेनिफिट्स जो क्या है वो हमने देखे थे, ठीक है. बट ओवरऑल वी कैन से दैट द डीएनए इज अ गुड जेनेटिक मटेरियल एज कंपेयर टू आरएनए. अब हम जो देख रहे हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज डीएनए रेप्लिकेशन. बट बिफोर वी प्रोसीड फॉर द डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेसेस, it requires a number of enzyme, approx 9 enzyme are required, right? So basically that set of enzyme remain active and lead that process in a way that कि एक भी न्यूक्लियोटाइड जो है उसका म्यूटेशन जो है वो डेवलप ना हो, राइट? तो इस पार्ट में हम पहले इस लेक्चर में ऑलमोस्ट आप ऐसे समझिए कि दिस लेक्चर इज अराउंड 50 to 60 मिनट जो है वो हमारा लेगा, लेकिन इसमें जो एंजाइम है वो जब आपको समझ में आ जाएंगे तभी जाके आपको डीएनए रेप्लिकेशन पूरा प्रोसेस जो है वो समझ में आएगा. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग लेक्चर है और ये आगे जाके भी 12th के बाद भी, और इसके अलावा जेनेटिक्स, इसके अलावा सेल बायोलॉजी, इसके अलावा फिजियोलॉजी, इसके अलावा म्यूटेशन, ये सब जो पार्ट है उसके साथ कनेक्टेड है, ठीक है. तो ये पहले हम एंजाइम इस लेक्चर में देखेंगे एंड देन वी विल प्रोसीड फॉर द एक्चुअल प्रोसेस. ओके, सो द डीएनए रेप्लिकेशन रिक्वायर्स, the DNA replication process required a set of enzyme, right, which catalyzes the reaction with a high accuracy. एक भी न्यूक्लियोटाइड जो उसके सीक्वेंस चेंज नहीं हो रही है, अदरवाइज पूरा इंफॉर्मेशन जो चेंज हो जाएगा, राइट. एनी मिस्टेक विल लीड टू म्यूटेशन. अगर कहीं पे भी मिस्टेक हुई दैट लीड टू अ म्यूटेशन, की जेनेटिक कोड चेंज हो जाएंगे और पूरा प्रोटीन जो है वो चेंज हो जाएगा, राइट. सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट एंजाइम which is known as phosphorylase enzyme. Okay, first of all, here we are talking about the DNA replication, and we know that the DNA replication process takes place in nucleus, right? So from DNA, formation of DNA. So DNA formation from DNA, right? That process is known as replication, and this replication process takes place in nucleus, right? Okay, हम ये भी जानते हैं कि डीएनए जो है दैट हैज टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन एंड डीएनए इज अ बायोमैक्रोमोलिक्यूल व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ इट्स मोनोमर, एंड दैट मोनोमर इज नथिंग बट द न्यूक्लियोटाइड, राइट. तो न्यूक्लियोटाइड जो है वो इसके लिए कहाँ पे होंगे? न्यूक्लियस में होंगे, लेकिन वहाँ पे वो न्यूक्लियोटाइड फॉर्म में पहले से ही नहीं है. इनिशियली इट वाज इन अ फॉर्म ऑफ अ न्यूक्लियोसाइड, ठीक है. तो इसलिए देखिए फॉस्फोराइलेज एंजाइम की अगर हम बात करें तो फॉस्फोराइलेज का फंक्शन क्या है? फॉस्फोराइलेशन, दैट इज एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोसाइड. अब सपोज अगर हम बात करें तो यहाँ पे न्यूक्लियस में ये सपोज पेंटोस शुगर हो गया. पेंटोस शुगर कौन सा होगा? डीऑक्सीरिबोज, और उसके साथ अटैच है नाइट्रोजन बेस, फॉर एग्जांपल एडेनिन. एडेनिन भी हो सकता है, ग्वानिन भी हो सकता है, साइटोसिन भी हो सकता है, थाइमिन भी हो सकता है. एनी नाइट्रोजन बेस कुड बी दैट, ठीक है. ओके, तो यहाँ पे पेंटोस शुगर जो है that will attach with the nitrogen base by glycosidic bond, और उससे ये पूरा जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है that structure is nothing but the nucleoside. क्या फॉर्म हुआ है? न्यूक्लियोसाइड. तो यहाँ पे भी फॉस्फेट नहीं है, तो फॉस्फेट उसके साथ अटैच करने के लिए वी रिक्वायर व्हाट? फॉस्फोराइलेज एंजाइम. तो नॉर्मली न्यूक्लियोटाइड रेडी नहीं होता है, दे आर इन अ फॉर्म ऑफ अ न्यूक्लियोसाइड. जब इसके साथ वर्क करना शुरू करेंगे कौन सा एंजाइम? फॉस्फोराइलेज. कौन सा एंजाइम? फॉस्फोराइलेज. तो फॉस्फोराइलेज जो है वो क्या करेगा? यहाँ पे 5th कार्बन के साथ फॉस्फेट जो है वो अटैच करेगा. किसके साथ अटैच करेगा? 5th कार्बन के साथ, ठीक है. तो उससे क्या डेवलप होगा? उससे डेवलप होगा AMP, उससे डेवलप होगा GMP, उससे डेवलप होगा CMP, उससे डेवलप होगा TMP. मतलब एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, ग्वानोसाइन मोनोफॉस्फेट, साइटोडिन मोनोफॉस्फेट एंड थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट, ठीक है. ओके, तो यहाँ पे अब ये न्यूक्लियोटाइड बन जाएगी. कब? जब उसके साथ एक फॉस्फेट अटैच हो चुका है तब. तो क्या ये एक्टिवेट हो चुके हैं? मेरा कहना है हाँ एक्टिवेट हो चुके हैं, लेकिन क्या उसमें इनफ एनर्जी है टू बाइंड टुगेदर बाय फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड? तो आंसर है ना.
और इसलिए ये फॉस्फोराइलेज जो है वो यहाँ पे अटक नहीं जाएगा। दिस फॉस्फोराइलेज कन्वर्ट दिस मोनोफॉस्फेट इनटू डाइफॉस्फेट, ठीक है। तो AMP जो किस में कन्वर्ट होगा, ADP में, GMP GDP में, देन CMP CDP में और TMP TDP में। तो उसके बाद मोनोफॉस्फेट फॉर्म होने के बाद क्या बना, डाइफॉस्फेट। क्या यहाँ पे काम खत्म हो जाएगा, नहीं, और एक फॉस्फेट जो ऐड करेगा, ठीक है। तो एक और फॉस्फेट ऐड हो जाएगा, तो अब ये क्या हो जाएगा, ATP, अब ये क्या हो जाएगा, GTP, अब ये क्या हो जाएगा, CTP, एंड नाउ इट बिकम TTP। तो अब पहले मोनोफॉस्फेट फॉर्म में कन्वर्ट किया, मतलब न्यूक्लियोटाइड बन चुके थे, फिर उसको डाइफॉस्फेट एंड अल्टीमेटली इट विल कन्वर्ट इट इनटू द ट्राइफॉस्फेट। अब ये ट्राइफॉस्फेट फॉर्म में बन तो गए, लेकिन क्या ये ट्राइफॉस्फेट फॉर्म में ही एक दूसरे के साथ अटैच होंगे, आंसर है नो, ठीक है। कौन से फॉर्म में अटैच होंगे, अटैच तो मोनो फॉर्म में ही होंगे। तो ये दोनों फॉस्फेट जो क्या करेंगे, दिस टू फॉस्फेट अगेन रिलीज, ठीक है। ये दो फॉस्फेट जो क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे, और जब वो रिलीज होंगे उस टाइम पे वो क्या रिलीज करेंगे, एनर्जी। क्या रिलीज करेंगे, एनर्जी। और वो एनर्जी से दो सक्सेसिव न्यूक्लियोटाइड जो है दे आर जॉइंड टुगेदर बाय अ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो इसलिए यहाँ पे फॉस्फोराइलेज जो है सिर्फ न्यूक्लियोटाइड फॉर्म नहीं कर रहा है, न्यूक्लियोटाइड को एक्टिवेट कर रहा है, और वो एक्टिवेशन जो है दैट हैज एनर्जी एज वेल। यहाँ पे एक चीज आपको ये याद रखनी है कि ये सारे एनर्जी मॉलिक्यूल है, लेकिन आपको ये याद रखना है ATP। कौन सा याद रखना है आपको, ATP। ATP जो है वो एनर्जी मॉलिक्यूल तो है, ATP जो है वो क्या है, इट इज अ एनर्जी मॉलिक्यूल। लेकिन क्या वो नॉर्मल जब हम बोलते हैं ATP, क्या वो वही ATP है, नहीं, ये एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड है ऑफ DNA विच हैज एडेड इन नाइट्रोजन बेस। वो ATP मतलब वो RNA का न्यूक्लियोटाइड है, जो नॉर्मल हम बोलते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ अ सेल, दैट ATP इज बेसिकली अ रिबोज शुगर। उसमें क्या होगा, रिबोज शुगर, ठीक है। नाइट्रोजन बेस एडेनिन ही होगा और ऐसे ट्राइफॉस्फेट भी होंगे, लेकिन वहाँ पे शुगर कौन सा होगा, रिबोज। तो नॉर्मल जो सेल जो है उसका जो एनर्जी करेंसी है ATP, वो RNA का न्यूक्लियोटाइड है। ये ATP जो है वो क्या है, इट इज एक्टिवेटेड DNA का न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। जब जब ये पायरोफॉस्फेट इसमें से रिलीज होते जाएंगे, वैसे वैसे वो मोनोफॉस्फेट फॉर्म में एक दूसरे के साथ क्या होते जाएंगे, अटैच हो जाएंगे, एंड दे फॉर्म अ लॉन्ग पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने DNA के जो न्यूक्लियोसाइड है उसको एक्टिवेट किया और उसको न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट किया। पहले हमने ट्राइफॉस्फेट में, और फिर दो फॉस्फेट जो रिलीज हो जाएंगे, एंड इट रिलीजेस द एनर्जी, दैट एनर्जी इज यूज्ड टू फॉर्म अ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। चलिए दूसरा जो है दैट इज हेलिकेज। दैट हेलिकेज हेल्प इन अनवाइंडिंग और ओपन्स द डबल हेलिक्स। अब यहाँ पे सपोज हम DNA बनाए, तो मैं दो DNA बना रहा हूँ। एक सपोज हम बना रहे हैं लीनियर DNA, देखिए ये जो है वो क्या है, इट इज अ लीनियर DNA, ठीक है। यूकैरियोटिक DNA जो है वो लीनियर DNA है। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, प्रोकैरियोटिक DNA की, तो प्रोकैरियोटिक DNA जो है दैट इज इन अ फॉर्म ऑफ सर्कुलर पैटर्न। तो ये सर्कुलर DNA है। तो ये सर्कुलर DNA किसका है, प्रोकैरियोटिक सेल का, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया। और ये हमारा DNA है, लीनियर DNA यूकैरियोटिक सेल का। ओके ये DNA जो है, वेदर इट इज अ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक DNA, ये DNA में एक पर्टिकुलर साइट है, ठीक है। और वो साइट को हम बोलेंगे ओरी साइट। सपोज यहाँ पे आप ऐसे समझ लो कि यहाँ पे एक कोई साइट है, सेम वे यहाँ पे कोई एक साइट है, वो साइट को हम क्या बोलेंगे, दैट साइट इज नोन एज ओरी साइट। ओरी साइट का मतलब क्या होगा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये साइट से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। अब रेप्लिकेशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमको वो जो ओरी साइट जो है, वो ओरी साइट से दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हमको सेपरेट करने पड़ेंगे, ठीक है। अब वो सेपरेट कब हो पाएंगे, when we broke that hydrogen bond between the nitrogen base of a two different polynucleotide chain। और हम ये जानते हैं A और T के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड है, 2। G और C के बीच में कितने हैं, 3, ठीक है। तो ये जो ओरी साइट है, that ओरी साइट हैज अ स्पेसिफिक सीक्वेंस, और वो स्पेसिफिक सीक्वेंस जो वो क्या है, TA सीक्वेंस। और इसलिए कई बार उसको टाटा बॉक्स भी बोलता है। क्या बोलता है, टाटा बॉक्स। टाटा बॉक्स हम यहाँ पे भी पढ़ेंगे, टाटा बॉक्स हम ट्रांसक्रिप्शन में भी पढ़ेंगे। तो जहाँ पे 80 ऐसी सीक्वेंसेस हैं दैट कंटेन्स 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, इट इज ईजी टू ब्रेक दैट हाइड्रोजन बॉन्ड। और इसलिए वो साइट जो है वो हमारे लिए क्या है, ओरी साइट। सच सिंगल ओरी साइट्स
is mostly present in a prokaryotic cell, and in eukaryotic cell there are many ori site where the helicase is attached. ठीक है, तो यहाँ पे ये एक ही ओरी साइट है, यहाँ पे हमने यहाँ पे एक ओरी साइट है, यहाँ पे मैंने एक बनाई है, लेकिन एक से ज़्यादा हो सकती है. ठीक है, ओके. सो हेलिकेज दैट अनवाइंड्स और ओपन द डबल हेलिक्स. तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे ये सपोज ओरी साइट है, तो वो ओरी साइट पे वो अटैच होकर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड जो उसको ब्रेक करेगा. और जब वो हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेगा तो हम थोड़ा डायग्राम जो उसको चेंज करते हैं, उससे क्या होगा कि ये सपोज ओरी वाला पार्ट है. ठीक है, वो हम निकाल रहे हैं. सपोज यहाँ पे भी ये कौन सा पार्ट है, ये ओरी वाला पार्ट है, उसको हम निकाल रहे हैं. ठीक है, अब जो ओरी वाला पार्ट है जब हम उसको निकाल रहे हैं तो वहाँ पे दो जो स्ट्रैंड है उसके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो क्या होने वाला है, ब्रेक होने वाला है. ठीक है, तो वहाँ से जो न्यूक्लियोटाइड जो है वो कैसे हो जाएंगे, एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे. ये सपोज क्या है, न्यूक्लियोटाइड या फिर नाइट्रोजन बेस, ये एक दूसरे से कैसे हो चुके हैं, सेपरेट. सेम वे यहाँ पे भी देखिए कि ये जो है वो यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोजन बेस या फिर न्यूक्लियोटाइड, उन दोनों के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड थे वो क्या हो चुके हैं, ब्रेक हो चुके हैं. ठीक है, अब यहाँ पे डीएनए अगर यूकैरियोटिक डीएनए हुआ तो यहाँ पे एक फॉर्क लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा जिसको हम बोलेंगे रेप्लिकेशन फॉर्क. जिसको हम क्या बोलेंगे, रेप्लिकेशन फॉर्क. लीनियर डीएनए होगा तो रेप्लिकेशन फॉर्क जो है वो फॉर्म होगा. और अगर सर्कुलर डीएनए है तो इसको हम बोलेंगे रेप्लिकेशन बबल. इसको हम क्या बोलेंगे, रेप्लिकेशन बबल. रेप्लिकेशन बबल किस में फॉर्म होगा, प्रोकैरियोटिक सेल में. ठीक है, यहाँ पे लीनियर है इसलिए वो फॉर्क डेवलप करेगा. कैसा स्ट्रक्चर होगा वो हम आगे देखेंगे. ठीक है, तो हम ये भी जानते हैं कि डीएनए जो है, बी डीएनए हम बना रहे हैं. ठीक है, ए बी सी डी और जेड हमने देखा है. तो बी डीएनए जो है दैट शोज अ टोर्शन टुवर्ड्स द राइट हैंडेड. तो ये राइट हैंडेड जो टोर्शन है, पहले तो उसको क्या करना पड़ेगा, अनवाइंड करना पड़ेगा. ठीक है, तो वो मॉलिक्यूल जो है इट कुड बी इजी टू हैंडल, तो उसको अनवाइंड करना है और साथ में दो स्ट्रैंड जो है उसको क्या करना है, सेपरेट करना है. और ये काम जो कौन करेगा, हेलिकेस. और साइमल्टेनियसली उसी टाइम पे ये सारी चीज़ें हो कहाँ पे हो रही है, न्यूक्लियस में. कौन से फेज में, सेल डिवीजन के इंटरफेज के सब फेज एस में ये सारी चीज़ें हो रही है डीएनए रेप्लिकेशन की. ठीक है, तो एक साइड पे फॉस्फोराइलेज जो है वो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड को क्या कर रहा है, एक्टिवेट कर रहा है, न्यूक्लियोसाइड को टाइड में कन्वर्ट कर रहा है. और दूसरी साइड में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो ओरी साइड है वहाँ पे हेलिकेज जो क्या कर रहा है, अनवाइंडिंग ऑफ अ डीएनए. तो वो वाइंडिंग जो टोर्शन है उसको भी अनवाइंड कर रहा है और साथ में दो चेन जो है उसके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको ब्रेक करके उसको सेपरेट भी कर रहा है. ठीक है, तो पहले दो एंजाइम हमने देखे, फॉस्फोराइलेज एंड हेलिकेज. नाउ द थर्ड एंजाइम इज topoisomerase which is also known as gyrase. Third enzyme which is known as topoisomerase, it is also known as gyrase. Gyrase भी बोल सकते हैं. It relieves the tension of a 2 DNA strand. अब देखिए हमने ये देखा कि origin of replication, ओरी साइड जो है वहाँ पे हेलिकेज जो टारगेट करेगा. हेलिकेज ब्रेक दैट हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द 2 polynucleotide strain, राइट. और उससे क्या होंगे, वो स्ट्रेन जो सेपरेट होंगे. लेकिन हम ये जानते हैं कि डीएनए का मॉलिक्यूल जो है वो कैसा है, डीएनए का मॉलिक्यूल जो है दैट इज इन हेलिकल फॉर्म. ठीक है, ये कैसा है, सपोज आपके पास ऐसा समझ लो कि कोई आपके पास रस्सी है और रस्सी में जो थ्रेड है आप उसको अगर सिर्फ क्या करोगे, सेपरेट करोगे. ठीक है, और रस्सी को दोनों साइड से आप बांध दोगे. ठीक है, तो जब आप ये सेपरेट करोगे, जैसे रिलीज करोगे वो जैसा था वैसा ही हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा कि जब आप दो स्ट्रैंड को सेपरेट कर रहे हो तो दो चेन स्ट्रैंड जो है उसको हमने सेपरेट किया. ये किसने किया था, हेलिकेज या फिर हेलिकेज ने किया था. अब ये ओरी साइट है, जब हम सेपरेट कर रहे हैं तब ऊपर से और नीचे से दोनों जगह पे तो अभी भी क्या है, हेलिकल स्ट्रक्चर है. एंड दैट हेलिकल स्ट्रक्चर हैज अ टोर्शन फोर्स. उसमें क्या है, एक टोर्शन फोर्स है. ठीक है, अब वो टोर्शन फोर्स को हमको रिलीज करना पड़ेगा और वो रिलीज करने के लिए ये जो एंजाइम है कौन सा, टोपोआइसोमरेज, दैट कैन फॉर्म अ ब्रेक इन अ वन चेन और इट कुड बी फॉर्म अ ब्रेक इन अ 2 चेन. दोनों चेन में वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड एक ब्रेक करेगा. ठीक है, या तो एक ही चेन में करेगा या तो दोनों चेन में करेगा. और उससे क्या होगा कि यहाँ से जो टोर्शन फोर्स है यहाँ पे, वो टोर्शन फोर्स अगर हमने यहाँ से ब्रेक किया है एक ही स्ट्रैंड में तो उससे क्या होगा, एक क्लॉकवाइज घूमेगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा और वहाँ से जहाँ से हमने कट किया है वहाँ से वो टोर्शन फोर्स जो है वो क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा. ठीक है, या फिर अगर दोनों में कर रहे हैं तो भी एक क्लॉकवाइज घूमेगा, एक एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा. ये कैसी चीज़ है, सपोज आप ऐसे समझिए कि आप झूले में बैठे हो. ठीक है,
और वो झूला जो है उसको आप एक ही डायरेक्शन में जो है वो आप ऐसा हेलिकल फॉर्म में, आप ऐसा वाइंडिंग फॉर्म में उसको एक लेवल तक लेके जाते हो। एक लेवल ऐसा आएगा कि जहाँ पे वो स्टॉप हो जाएगा। जब वो आप रिलीज करोगे तो वो जो आपने अगर क्लॉकवाइज घुमा होगा तो अब वो कैसा हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज घूम के फिर वो टोर्शन जो क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। ये सेम प्रोसीजर है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमने एक चेन ब्रेक किया है तो एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, सेम वे अगर दोनों किया है तो दोनों जो है वो वैसे ही करेंगे। और यहाँ से जहाँ से वो कट पार्ट है वहाँ से वो टोर्शन जो क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरीके से डेवलप होगा, ठीक है। इसके बाद जो स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरीके से डेवलप होगा कि ये सपोज टोर्शन जो है वो रिलीज हो चुका है, ठीक है। अब टोर्शन रिलीज हो चुका है, ऊपर के पार्ट में अभी भी है थोड़ा बहुत, ठीक है, लेकिन जहाँ पे टोपोआइसोमरेज जो है वो जो जहाँ पे टारगेट किया है उतना पार्ट जो वहाँ से टोर्शन रिलीज हो चुका है, ठीक है। अब टोर्शन रिलीज होने के बाद यहाँ पे एक एंजाइम जो है वो आएगा, और वो एंजाइम कौन सा है, लाइगेज। कौन सा, डीएनए लाइगेज। और वो डीएनए लाइगेज जो है वो वापस ये दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो है उसको क्या करेगा, अटैच कर देगा। तो पूरा आपको हम ये बोल सकते हैं कि ऐसे लीनियर फॉर्म में अल्टीमेटली आपको दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो है वो मिल जाएंगे, और अब उसमें क्या नहीं है, टॉर्शन फोर्स जो है वो नहीं है, ठीक है। तो अब आप इसको इजीली हैंडल कर सकते हो। तो टोपोआइसोमरेज का काम क्या है, टोपोआइसोमरेज और गाइडेज, इट रिलीव्स टेंशन ऑफ 2 डीएनए स्ट्रैंड, वो उसका काम है, ठीक है। तो पहला था फॉस्फोराइलेज, दूसरा था हेलिकेज, तीसरा था टोपोआइसोमरेज, ओके। अब ये दोनों चेन जो वो सेपरेट तो हो गए, लेकिन ये हम जानते हैं कि डीएनए का मॉलिक्यूल जो है इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, एंड डीएनए के मॉलिक्यूल में जो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हमने किए हैं वो वापस फॉर्म हो सकते हैं। अगर वो फॉर्म हो गए तो वापस दो चेन जो क्या हो जाएगी, अटैच हो जाएगी, तो रेप्लिकेशन नहीं हो पाएगा। तो अब वो दो चेन जो सेपरेट हो चुकी है वो चेन को हमको क्या करना पड़ेगा, वो चेन को हमको स्टेबल करना पड़ेगा। और वो स्टेबल करने के लिए एक प्रोटीन है विच एक्ट एज एंजाइम विच इज नोन एज एसएसबीपी, सिंगल स्ट्रैंड बाउंड प्रोटीन। क्या बोलते हैं उसको, सिंगल स्ट्रैंड बाउंड प्रोटीन। तो जो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन सेपरेट हुआ है उसका जो नाइट्रोजन बेस वाला पार्ट है उसको वो कवर करेंगे। किसको कवर करेंगे, नाइट्रोजन बेस वाला पार्ट। अगर नाइट्रोजन बेस वाला पार्ट जो कवर हो चुका है तो ये नाइट्रोजन बेस उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री चेन है उसको आइडेंटिफाइड नहीं कर पाएगा, ये वाला इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। तो वाइस वर्सा वो दोनों एक दूसरे के नाइट्रोजन बेस को आइडेंटिफाइड नहीं कर पा रहे हैं, और इसकी वजह से इनके बीच में अब हाइड्रोजन बॉन्ड जो फॉर्म नहीं हो सकता। और अगर वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं हो रहा है तो उसका मतलब ये है कि दो चेन एक दूसरे से कैसे रहेंगे, सेपरेट ही रहेंगे। अगर यहाँ पे एक भी बॉन्ड फॉर्म हुआ तो ये नजदीक आएंगे और वापस सब पैर जो है वो बनने लगेंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। और वो काम किसका है, सिंगल स्ट्रैंड बाउंड प्रोटीन, और वो दोनों सेपरेटेड चेन जो है उसको क्या कर रहा है, वो स्टेबिलाइज कर रहा है, ठीक है, ओके। सो सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन विच स्टेबिलाइजेस द सिंगल स्ट्रैंड रीजन। सिंगल स्ट्रैंड रीजन जो है उसको क्या करेगा, वो स्टेबिलाइज करेगा। यहाँ पे मैंने दोनों चेन पे दोनों स्ट्रैंड पे दिखा है, ठीक है, लेकिन वो एक चेन एक स्ट्रैंड के ऊपर ही है तो उसको स्टेबिलाइज कर देगा। यहाँ पे दूसरे पे सपोज यहाँ पे है तो वो वहाँ पे स्टेबिलाइज कर देगा, ठीक है। चलिए, तो पहला हमने देखा था फॉस्फोराइलेज, सेकंड वाज हेलिकेज। उसका काम क्या था, अनवाइंडिंग एंड ब्रेकिंग डाउन ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड। थर्ड जो था वो कौन सा था, टोपोआइसोमरेज। इट ब्रेक्स द न्यूक्लियोटाइड और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बिटवीन द टू सक्सेसिव न्यूक्लियोटाइड इन अ सिंगल और इन द बोथ स्ट्रैंड एंड रिलीजेस द टोर्शन फोर्स, ठीक है। और फोर्थ जो था वो कौन सा था, सिंगल स्ट्रैंड बाउंड प्रोटीन विच स्टेबिलाइज द टू सेपरेट पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। नाउ द फिफ्थ एंजाइम is primase, which is very much important. Primase, see, it is also known as DNA dependent RNA polymerase. Primase को हम क्या बोल सकते हैं, DNA dependent RNA polymerase, ठीक है। अब एक चीज आपको यहाँ पे ये याद रखनी है कि DNA रेप्लिकेशन के लिए जो मेन एंजाइम जो है वो एंजाइम है DNA polymerase 3। कौन सा एंजाइम है, DNA polymerase 3। ये मेन एंजाइम है किसके लिए, DNA रेप्लिकेशन के लिए। लेकिन ये एंजाइम तब तक एक्टिवेट नहीं हो सकता जब तक RNA प्राइमर फॉर्म नहीं होंगे, राइट। RNA प्राइमर फॉर्म होने के बाद ही DNA polymerase 3 जो है वो एक्टिव हो सकता है। और ऐसा क्यों है, बिकॉज वी नो दैट द न्यूक्लियोटाइड ऑफ RNA इज अ मोर रिएक्टिव देन द न्यूक्लियोटाइड ऑफ DNA, because in a nucleotide of RNA it has two hydroxyl group on carbon number 2 and 3 both.
3 will be utilized to form a phosphodiester bond, right? That we have already discussed. But the hydroxyl group which is present on the second carbon that will remain free, और इसलिए वो ज़्यादा कैसा है, रिएक्टिव. और जब तक RNA primer is nothing but the small segment of RNA, पहले वो फॉर्म होगा, उसके बाद ही DNA polymerase 3 जो है वो कैसा रहेगा, एक्टिव जो है वो बनेगा. ठीक है, चलिए. सो प्राइमेज विच इज अ एंजाइम एंड दैट फॉर्म अ प्राइमर. प्राइमेज का काम क्या है? प्राइमेज का काम है इट सिंथेसाइज RNA प्राइमर. ठीक है, और वो RNA प्राइमर किसकी इंफॉर्मेशन के बेस पे वो बनेगा? DNA में जो इंफॉर्मेशन है उस बेस में. अब DNA में इंफॉर्मेशन कहाँ है? तो देखिए यहाँ पे अब ये जो मैंने डेवलप किया है, ये 2 स्ट्रेन जो कंप्लीट सेपरेट हो चुके हैं. ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोल सकते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क. इसको हम क्या बोल सकते हैं? फॉर्क लाइक स्ट्रक्चर है, इट इज अ रेप्लिकेशन फॉर्क. ठीक है, ओके. अब अगर हम बात करें तो ये जो 2 चेन जो सेपरेट हो रहे हैं, दैट 2 चेन एक्ट एज टेम्पलेट चेन. दिस 2 चेन एक्ट एज टेम्पलेट चेन एंड इट गिव इंफॉर्मेशन फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू चेन. ये दोनों जो सेपरेट हुए चेन वो टेम्पलेट चेन के हिसाब से काम करेंगे एंड इट गिव इंफॉर्मेशन फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू चेन. अब इंफॉर्मेशन कहाँ है? इसमें इंफॉर्मेशन है ये न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस के फॉर्म में. ठीक है, हम ये जानते हैं कि सपोज G है तो सामने क्या आएगा, C, A है तो सामने क्या आएगा, T. ठीक है, ओके. अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? 3 प्राइम एंड. अगर मैंने यहाँ पे 3 प्राइम एंड लिखा है तो उसका मतलब ये है कि यहाँ पे कौन सा ग्रुप फ्री होगा? OH. यहाँ पे 5 प्राइम तो यहाँ पे क्या होगा? फॉस्फेट. यहाँ पे 5 प्राइम तो यहाँ पे क्या होगा? फॉस्फेट. यहाँ पे 3 प्राइम तो यहाँ पे क्या होगा? OH ग्रुप फ्री होगा, है ना? ओके. अब ये 2 टेम्पलेट चेन जो है वो हमारे पास है और यहाँ पे अभी भी हाइड्रोजन बॉन्ड है. उसका मतलब ये है कि यहाँ पे अभी हेलिकेज, स्टॉपवॉइड, समरेज, गायरेज उसने अपना काम नहीं किया है. ठीक है, लेकिन ये दोनों चेन जो वो क्या हो चुके हैं? सेपरेट हो चुके हैं. अब एक चीज़ जो याद रखो, जब तक RNA प्राइमर फॉर्म नहीं होगा तब तक DNA पोलीमरेज 3 जो है वो एक्टिव नहीं हो सकता. ओके. अब RNA प्राइमर जो है वो कहाँ पे फॉर्म होगा? तो एक चीज़ जो है वो आप याद रखो कि सपोज यहाँ पे मैं एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो है बना रहा हूँ. ठीक है, ध्यान से देखना. ये सपोज हमारे पास एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, यहाँ पे 3 प्राइम है, यहाँ पे 5 प्राइम है और यहाँ पे सपोज न्यूक्लियोटाइड है G, A, C. ठीक है, 3 ही न्यूक्लियोटाइड हम बना रहे हैं. ठीक है, अब इसके सामने मुझे RNA प्राइमर जो है वो फॉर्म करना है. तो G के सामने क्या आएगा? C. A के सामने क्या आएगा? हम फॉर्म क्या कर रहे हैं? RNA प्राइमर. क्या फॉर्म कर रहे हैं? RNA. तो अगर हम RNA फॉर्म कर रहे हैं तो उसमें T नहीं होगा, उसमें क्या होगा? यूरेसिल. C के सामने क्या आएगा? G. ठीक है, तो यहाँ पे ये सपोज 3 न्यूक्लियोटाइड है. ये 3 न्यूक्लियोटाइड किसके हैं? RNA के. अगर ये एक चेन है और यहाँ पे सपोज 3 प्राइम एंड पे OH है, 5 प्राइम एंड पे यहाँ पे क्या है? फॉस्फेट है. तो दूसरा जो चेन फॉर्म हो रहा है, वेदर इट इज RNA प्राइमर और DNA, जो दूसरा चेन फॉर्म होगा अगर ये 3 प्राइम 5 प्राइम है तो वो क्या होगा? 5 प्राइम 3 प्राइम. क्योंकि जो 2 चेन होंगे वो कैसे होंगे? एंटी पैरेलल, है ना? पैरेलल तो होंगे लेकिन कैसे? एंटी पैरेलल. ओके, तो ये न्यूक्लियोटाइड जो है उसका यहाँ पे कौन सा कार्बन आएगा? यहाँ पे 5 प्राइम कार्बन और उसके ऊपर क्या होगा? फॉस्फेट. उसके ऊपर क्या होगा? फॉस्फेट. अगर ये 5 प्राइम है तो ये उसका क्या होगा? 3 प्राइम. 3 प्राइम पे क्या होगा? OH. ओके, अब वो दूसरे न्यूक्लियोटाइड के 5th के साथ अटैच होकर वो क्या बन जाएगा? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. और यही सीक्वेंस जो है वो कंटिन्यूसली शुरू रहेगी. तो यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखना है कि न्यू चेन इज ऑलवेज फॉर्म फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम. जब कभी भी कोई न्यूक्लियोटाइड ऐड हो रहा है तो नया न्यूक्लियोटाइड जो है वो एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोटाइड जो है उसके 3 प्राइम एंड पे ही ऐड हो सकता है. ये न्यूक्लियोटाइड था, अब उसमें नया न्यूक्लियोटाइड मुझे ऐड करना है तो ऊपर से नहीं आ सकता, नीचे से ही आएगा. ठीक है, क्योंकि इसका रिएक्टिव ग्रुप कौन सा है? ये वाला OH. ठीक है, तो यहाँ से न्यूक्लियोटाइड है. ओके, अब उसका 3 प्राइम कहाँ पे होगा? यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH जो फ्री रहेगा तो वो नया न्यूक्लियोटाइड आएगा. लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि जब हम DNA बनाए थे तो एक जो चेन था उससे दूसरा चेन कैसा था? एंटी पैरेलल था, है ना? ओके, तो ये 5 प्राइम और इसका क्या हुआ? 3 प्राइम. तो यहाँ पे लास्ट में क्या होगा? यहाँ पे OH ही होगा 3 प्राइम एंड पे, है ना? ओके, तो यहाँ पे ये जो 2 टेम्पलेट चेन है वो 2 टेम्पलेट चेन जो है उसके सामने एक छोटा सा टुकड़ा बनेगा और वो टुकड़ा किसका होगा? RNA का. ये एक टुकड़ा है और वो जो फ्रेगमेंट है वो बेसिकली क्या है? RNA का पार्ट है. ठीक है, अब यहाँ पे जो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड होगा उसका क्या होगा? यहाँ पे 5 प्राइम और यहाँ पे जो सेकेंड न्यूक्लियोटाइड होगा उसका क्या होगा? 3 प्राइम. ठीक है, ओके, हम इसको और जो है वो थोड़ा डिटेल में देखते हैं. ये पार्ट जो मैं थोड़ा निकाल रहा हूँ. ठीक है,
चलिए यहाँ पे मैं 2 न्यूक्लियोटाइड बना रहा हूँ। अगर हम 2 न्यूक्लियोटाइड बनाएं तो एक ये न्यूक्लियोटाइड हो गया, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड, और वो दोनों किससे अटैच हैं? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से। अब ये 5 प्राइम और ये लास्ट न्यूक्लियोटाइड का ये कौन सा है? 3 प्राइम। तो 3 प्राइम मतलब अब उसके पास कौन सा ग्रुप फ्री होगा? OH जो है वो फ्री रहेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या है? रिएक्टिव ग्रुप अभी उसके पास है। ओके, अब सेम वे मुझे सपोज ये जो पार्ट है ना, इतना पार्ट, दिस RNA फ्रेगमेंट इज नथिंग बट द RNA प्राइमर, उसको हम क्या बोलेंगे? RNA प्राइमर। वो RNA प्राइमर बनने के बाद अब कौन एक्टिव हो सकता है? DNA पॉलीमरेज से एक्टिव हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये एक स्ट्रैंड की बात हुई। दूसरी स्ट्रैंड जो है वो देखिए, यहां पे हमने क्या देखा कि RNA प्राइमर जो है इट इज ऑलवेज फॉर्म फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम। DNA भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही फॉर्म होंगे। तो यहां पे जो RNA प्राइमर फॉर्म हुआ वो कौन सी टेम्पलेट स्ट्रेन पे फॉर्म हुआ? अगर आपको कोई ऐसा कुछ पूछे तो ये टेम्पलेट स्ट्रेन कौन से है? 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ये टेम्पलेट स्ट्रेन का नाम क्या है? 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ये टेम्पलेट स्ट्रेन का नाम क्या है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है। तो यहाँ पे 3 प्राइम टू 5 प्राइम के सामने जो RNA प्राइमर बनेगा वो कैसा होगा? 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है। तो वो प्राइमर बन चुका। अब यहाँ पे कहाँ पे RNA प्राइमर बनेगा? अब ये सपोज 5 प्राइम है तो उसके सामने तो क्या होगा? 3 प्राइम। और अगर वो 3 प्राइम है तो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड जो है वो सपोज एक न्यूक्लियोटाइड बना भी देते हैं हम, G, ये न्यूक्लियोटाइड बन गया है, ठीक है। अगर ये G न्यूक्लियोटाइड है तो इसका फॉस्फेट कहाँ पे आएगा? ये 5 प्राइम है तो उसके सामने क्या आएगा? 3 प्राइम, तो ये उसका OH होगा, फॉस्फेट जो यहाँ पे कहीं पे होगा। अब क्या यहाँ पे नया न्यूक्लियोटाइड अटैच हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये न्यूक्लियोटाइड का रिएक्टिव ग्रुप तो कहाँ पे है? ऊपर है, 3rd प्राइम है, मतलब यहाँ पे हुआ, ठीक है, क्योंकि एंटी पैरेलल होगा वो। तो उसका मतलब है इस चेन में यहाँ पे प्राइमर फॉर्म नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो ये पार्ट हम निकाल देते हैं, यहाँ पे नहीं होगा। तो कहाँ पे होगा? प्राइमर जो है वो ऑलवेज 3 प्राइम एंड के सामने ही बनेगा और 5 प्राइम से स्टार्ट होगा। तो इस चेन का 3 प्राइम कहाँ पे है? वैसे तो यहाँ पे है, लेकिन क्या वो सेपरेट हो चुका है? नहीं, ठीक है, अभी तो अटैच है। तो अगर हम बात करें तो 3 प्राइम एंड उसका कहाँ पे है? ये इसका 3 प्राइम एंड है, और उसके सामने 5 प्राइम एंड, मतलब ये हुआ, ये एक न्यूक्लियोटाइड आएगा RNA का, कौन सा होगा? वो G, ठीक है। तो अब ये उसका कौन सा एंड है? 5 प्राइम एंड। ये इसका कौन सा एंड होगा? 3 प्राइम एंड। उसकी यहाँ पे T है तो उसके सामने यहाँ पे क्या आएगा? A, तो ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड हो गया, एंड दे आर जॉइंड टुगेदर बाय फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो यहाँ पे कौन सा एंड हुआ? 3 प्राइम एंड। यहाँ पे क्या फ्री होगा? OH। तो देखिए OH जो वो कैसा रहा? फ्री रहा। अब इसके ऊपर क्या स्ट्रैंड कौन से फॉर्म हो सकते हैं? अब उसके ऊपर DNA के न्यूक्लियोटाइड फॉर्म हो सकता है। अब यहाँ पे इसके नीचे DNA के न्यूक्लियोटाइड फॉर्म हो सकता है। कैसे? अब देखिए, ये इतना टुकड़ा मतलब RNA प्राइमर फॉर्म हो चुका है। अब ये RNA प्राइमर फॉर्म होने के बाद अब कौन एक्टिव हो सकता है? DNA पॉलीमरेज 3। और वो DNA पॉलीमरेज 3 जो है वो DNA के न्यूक्लियोटाइड जो है वो ऐसे सेट करता जाएगा, ठीक है। ये DNA के न्यूक्लियोटाइड ऐसे सेट हुए, ठीक है। और वो DNA के न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के साथ वापस कौन से बॉन्ड से अटैच हैं? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से। सेम वे यहाँ से 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये फॉर्म कौन से डायरेक्शन में है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ये भी कौन से डायरेक्शन में फॉर्म होगा? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। याद रखना है, वेदर इट इज RNA, वेदर इट इज DNA, एनी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ऑलवेज फॉर्म फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है। तो 5 प्राइम से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड अटैच होते जाएंगे, ठीक है। और वो न्यूक्लियोटाइड जो है वो एक दूसरे के साथ किससे अटैच हो जाएंगे? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से अटैच होते जाएंगे, ठीक है। ओके, और वो काम कौन करेगा? वो करेगा DNA पॉलीमरेज 3। लेकिन वो कब एक्टिव होगा? ओनली आफ्टर वंस द RNA प्राइमर इज फॉर्म। अब यहाँ पे बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट चीज़ एक आपको याद रखनी है। हमारे पास 2 टेम्पलेट हैं, एक 3 प्राइम 5 प्राइम, एक 5 प्राइम 3 प्राइम, ठीक है। अब 3 प्राइम 5 प्राइम जो है ये वाला, ठीक है, जैसे जैसे वो सेपरेट हो जाएंगे, यहाँ पे क्या है? प्राइमर है, और प्राइमर जो है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे ऑलवेज कौन सा ग्रुप फ्री होने वाला है? OH जो फ्री रहने वाला है। तो नए नए न्यूक्लियोटाइड जो यहाँ पे अटैच होते जाएंगे, ठीक है। उसका मतलब ये है कि 3 प्राइम 5 प्राइम टेम्पलेट के सामने जो न्यूली सिंथेसाइज चेन है यहाँ पे, उसमें एक ही प्राइमर फॉर्म होगा, बाकी सब DNA के न्यूक्लियोटाइड ही होंगे। लेकिन अगर ये चेन को मैंने और ज़्यादा सेपरेट किया तो प्राइमर तो यहाँ पे फॉर्म हुआ था, ठीक है। अब उसके पीछे ये तो 5 प्राइम है, मतलब फॉस्फेट है, वो रिएक्टिव ग्रुप नहीं है, वहाँ पे ना नया न्यूक्लियोटाइड हम अटैच नहीं कर सकते, ठीक है। ओके, तो जब ये सेपरेट होगा तो थोड़ी देर के बाद मुझे वापस यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? RNA प्राइमर फॉर्म करना पड़ेगा, फिर DNA पॉलीमरेज जो है वो आएगा। तो एक न्यूली सिंथेसाइज चेन ऐसी होगी
कौन सी टेम्पलेट के सामने, 5 प्राइम 3 प्राइम टेम्पलेट के सामने न्यूली सिंथेसाइज चेन ऐसी होगी कि जिसमें आरएनए प्राइमर, डीएनए, आरएनए प्राइमर, डीएनए, ऐसे हम ये बोल सकते हैं कि सीक्वेंस में क्या होंगे, टुकड़े होंगे, ठीक है, डीएनए के फॉर्म होंगे। और यहाँ पे एक स्ट्रैंड ऐसा होगा कि जिसमें एक ही आरएनए प्राइमर बनेगा और ऑलवेज उसका जो थर्ड कार्बन पे OH ग्रुप है वो कैसा रह रहा है, फ्री रह रहा है। तो यहाँ पे ये कंटिन्यूसली डीएनए के ही न्यूक्लियोटाइड आएंगे। तो एक चेन ऐसा होगा कि जो कंटिन्यूस बनेगा, एक चेन ऐसा होगा कि जो डिसकंटिन्यूस होगा, बार बार हमको वहाँ पे आरएनए प्राइमर बनाने पड़ेंगे, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंगली उसके 2 टाइप हैं। जो यहाँ पे कंटिन्यूसली नहीं बन रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, लैगिंग चेन। क्या बोलेंगे हम उसको, लैगिंग चेन या फिर डिसकंटिन्यूस। और यहाँ पे कंटिन्यूसली फिर एक ही बार आरएनए प्राइमर फॉर्म करना पड़ेगा, इसलिए उसको हम क्या बोलेंगे, लीडिंग चेन। तो पहले हमने जो एंजाइम देखा दैट इज phosphorylase which activate the nucleoside by converting it into the nucleotide। फिर हमने देखा हेलिकेज, फिर हमने देखा टॉपोआइसोमरेज, फिर हमने देखा सिंगल स्ट्रैंड बाउंड प्रोटीन, और उसके बाद हमने देखा प्राइमेज। प्राइमेज फॉर्म होने के बाद ही डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो कैसा हो सकता है, एक्टिव हो सकता है, अदरवाइज वो एक्टिव नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ पे ये जो चेन है वो कैसा फॉर्म होगा, ये कंटिन्यूसली फॉर्म होगा ये चेन, और इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, लीडिंग चेन, और इट इज़ ऑल्सो नोन एज कंटिन्यूस चेन, ठीक है। ये न्यूली सिंथेसाइज चेन है, उसमें प्राइमर एक ही बार फॉर्म होगा, ठीक है, और उसके बाद कंटिन्यूसली डीएनए के न्यूक्लियोटाइड ही अटैच होते जाएंगे, क्योंकि 3 प्राइम जो ऑलवेज फ्री ही रहने वाला है, ठीक है। इसलिए उसको हम क्या बोलेंगे, लीडिंग चेन या फिर कंटिन्यूस चेन। और यहाँ पे ये डीएनए का न्यूक्लियोटाइड, डीएनए का फ्रेगमेंट, फिर आरएनए प्राइमर, फिर वापस यहाँ पे आरएनए प्राइमर फॉर्म कराना पड़ेगा, फिर उसका 3 प्राइम आपको मिलेगा, और उसके बाद जो क्या बनेगा, नया डीएनए का फ्रेगमेंट जो बनेगा। डिटेल जो है वो हम देंगे नेक्स्ट रेप्लिकेशन वाले प्रोसेस में। लेकिन इस चेन को हम क्या बोलेंगे, इस चेन को हम बोलेंगे लेगिंग चेन, और इट इज़ ऑल्सो नोन एज डिसकंटिन्यूस, ठीक है। और इसलिए पूरे रेप्लिकेशन को भी, डीएनए रेप्लिकेशन को भी डिसकंटिन्यूस या फिर सेमी कंटिन्यूस रेप्लिकेशन भी बोल सकते हैं। सेमी कंटिन्यूस क्यों, क्योंकि एक स्ट्रेन जो है वो कंटिन्यूस बन रहा है, एक स्ट्रेन जो है वो कंटिन्यूस नहीं बन रहा है, इसको इसलिए उसको सेमी कंटिन्यूस ऐसा भी बोल सकते हैं डीएनए रेप्लिकेशन को। चलिए, तो ये था आरएनए प्राइमेज या फिर आरएनए डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। चलिए, अब जो हम देखने जा रहे हैं एंजाइम दैट इज डीएनए पॉलीमरेज 3। कौन सा, डीएनए पॉलीमरेज 3। रेप्लिकेशन फॉर्क जो वो अटैच हो चुका था, सॉरी सेपरेट हो चुका था। अब रेप्लिकेशन फॉर्क जो उसमें एक पार्ट मैंने बनाया है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमने 3 प्राइम 5 प्राइम टेम्पलेट स्ट्रेन है, ये जो है दैट इज अ टेम्पलेट स्ट्रेन। कौन सा ये टेम्पलेट स्ट्रेन, दैट इज अ टेम्पलेट स्ट्रेन। कौन सा, 3 प्राइम 5 प्राइम। कौन सा टेम्पलेट चेन है, 3 प्राइम 5 प्राइम, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि आरएनए प्राइमर अब बन चुका है, पहले आपको ऐसा समझना है कि ऊपर आरएनए प्राइमर कहीं पे बन चुका है। आरएनए प्राइमर बनने के बाद ही किसका रोल आएगा, डीएनए पॉलीमरेज 3 का, ठीक है। तो डीएनए पॉलीमरेज 3 इट इज़ अ मेन एंजाइम, अ कॉम्प्लेक्स एंजाइम, मतलब वो एक सब यूनिट से नहीं बना है, ठीक है, उसमें बहुत सारे सब यूनिट है। एंड इट इज फॉर्म बाय द 10 काइंड्स ऑफ प्रोटीन चेन। 10 प्रोटीन चेन से ये पूरा डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम बना है, ठीक है। द कॉम्प्लेक्स इज डाइमर। डाइमर इसलिए क्योंकि रेप्लिकेशन फॉर्क में जो दोनों टेम्पलेट चेन है उसके सामने ये काम कर रहा है, साइमल्टेनियसली दोनों चेन जो है उसका क्या हो रहा है, रेप्लिकेशन एक साथ हो रहा है, ठीक है। दैट इज व्हाट इज अ डाइमर दैट रेप्लिकेट बोथ द स्ट्रेन साइमल्टेनियसली। द कॉम्प्लेक्स हैज 3 मेजर यूनिट, मतलब ये जो डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम की हम बात कर रहे हैं विच इज अ मेन एंजाइम, उसके 3 सब यूनिट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि ये अगर टेम्पलेट चेन है तो उसके सामने ये जो रेड पेन से मैंने बनाया है वो कैसा है, इट इज अ न्यूली सिंथेसाइज्ड चेन। और वो कैसा होगा, इससे कॉम्प्लीमेंट्री होगा। अगर यहाँ पे जी है तो सामने सी, ए है तो टी, सी होगा तो जी। ये आरएनए प्राइमर वाला पार्ट नहीं है, ये न्यूली सिंथेसाइज्ड चेन है। आरएनए प्राइमर बन चुका है, ऐसा आपको मानना है, ठीक है। अब उसके बाद जो है वो क्या आ रहा है, अब उसके बाद जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो कौन बना रहा है, डीएनए पॉलीमरेज 3। ओके, चलिए, तो यहाँ पे 3 सब यूनिट है, उसमें जो मेन सब यूनिट है ये हार्ट शेप का मैंने बनाया है, दैट इज नोन एज अल्फा सब यूनिट। और ये अल्फा सब यूनिट का काम क्या है, टू अरेंज न्यूक्लियोटाइड ऑफ डीएनए, ठीक है। डीएनए जो है उसके न्यूक्लियोटाइड अरेंज करने का काम जो है वो कौन सा सब यूनिट का है, वो है अल्फा सब यूनिट का।
एंड दैट इज वाई अल्फा सब यूनिट एक्ट एज अ कैटालाइटिक यूनिट। कैटालाइटिक यूनिट क्यों? क्योंकि यहाँ पे टेम्पलेट में जो भी इंफॉर्मेशन है उसकी कॉम्प्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन या फिर न्यूक्लियोटाइड जो है वो अटैच करने का काम क्या है, किसका है, अल्फा सब यूनिट का। तो अल्फा सब यूनिट जो है दैट एक्ट एज अ कैटालाइटिक सब यूनिट, और वो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड अटैच कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन द टेम्पलेट स्ट्रेन। टेम्पलेट स्ट्रेन में जो भी इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली वो कॉम्प्लीमेंट्री चेन जो या फिर न्यूली सिंथेसाइज चेन है उसे न्यूक्लियोटाइड लेके आएगा, किसका, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड का। और इसलिए ये अल्फा सब यूनिट जो है इट इज नोन एज कैटालाइटिक। ओके, अब दूसरा जो है दैट इज प्रूफ रीडिंग काम, और प्रूफ रीडिंग का काम जो है वो कौन कर रहा है, एप्सिलॉन सब यूनिट। ये इसके साथ ही क्लोजली अटैच है, कौन सा है, एप्सिलॉन सब यूनिट। और एप्सिलॉन सब यूनिट का काम क्या है, प्रूफ रीडिंग। वो क्या कर रहा है, प्रूफ रीडिंग, कि जो अल्फा सब यूनिट जो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड लेके आ रहा है, क्या वो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड है, किससे, टेम्पलेट स्ट्रेन से। दूसरी चीज, क्या वो न्यूक्लियोटाइड एक्टिवेटेड है, मतलब फॉस्फेट है उसमें। तीसरी, क्या वो न्यूक्लियोटाइड डीएनए के ही है। ये सारी चीजें जो है वो कौन कर रहा है, एप्सिलॉन सब यूनिट। तो अल्फा सब यूनिट जो है वो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड लेके तो आएगा, बट वेदर इट इज अ करेक्ट न्यूक्लियोटाइड और रॉन्ग, वो प्रूफ रीडिंग भी साथ में ही करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, यहाँ पे प्रूफ रीडिंग जो है या फिर हम कह सकते हैं कि फाइंड आउट द मिस्टेक जो प्रोसेस है वो अलग अलग स्टेप के अलग अलग होंगे, ठीक है। तो अल्फा सब यूनिट जो है वो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड अटैच कर रहा है, और एप्सिलॉन जो वो चेक कर रहा है वेदर वो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड ही है और सही ही है, कॉम्प्लीमेंट्री ही है। ए के सामने टी ही आ रहा है, टी के सामने ए ही आ रहा है, सी के सामने जी ही आ रहा है, जी के सामने सी ही आ रहा है, वो सब चेक करेगा, ठीक है। ओके, और तीसरा जो है दैट इज स्लाइडिंग क्लैम्प, दैट इज बीटा सब यूनिट। अब बीटा सब यूनिट जो है उसका काम क्या है, इट एक्ट एज अ स्लाइडिंग क्लैम्प, ठीक है। तो ये जो है दैट इज बीटा सब यूनिट, और बीटा सब यूनिट का काम क्या होगा कि ये सपोज एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रेन है, ठीक है, ये न्यूली सिंथेसाइज है, और ये क्या है, टेम्पलेट, ठीक है। तो न्यूली सिंथेसाइज और टेम्पलेट ये एक दूसरे के साथ ऐसे पकड़ के रहे, एक दूसरे के साथ जो है वो अटैच रहे, वो काम जो किसका है, स्लाइडिंग क्लैम्प का, ठीक है। तो पूरा स्ट्रक्चर जो यहाँ पे बन रहा है उससे क्या होगा कि यहाँ पे जितने न्यूक्लियोटाइड बनते जाएंगे उसके बीच में क्या फॉर्म होते जाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड भी फॉर्म होंगे, ठीक है। ऐसे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो जी और सी के बीच में, 2 जो है वो ए और टी के बीच में बनते जाएंगे, और ये जो है वो सपोज इसका डायरेक्शन है एंजाइम का, ठीक है। तो यहाँ पे 3 चीज़ें हो रही है, एक कि डीएनए के न्यूक्लियोटाइड जो है वो सेट हो रहा है, दूसरा वो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड सही अटैच हो रहा है, उसका प्रूफ रीडिंग भी हो रहा है, और तीसरा वो स्लाइडिंग क्लैम्प जो है वो पूरे स्ट्रक्चर को क्या करेगा, एक दूसरे के साथ जोड़ के रखेगा, ठीक है। तो ये छठा एग्जाम हुआ, दैट इज डीएनए पॉलीमरेज। पहला कौन सा था, फॉस्फोराइलेज, दूसरा हेलिकेज, तीसरा टॉपोआइसोमरेज, चौथा सिंगल स्ट्रैंड बाउंड प्रोटीन, पांचवा था दैट इज प्राइमेज या फिर डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। क्योंकि प्राइमर बनते थे किसके इंफॉर्मेशन के आधारित, डीएनए की इंफॉर्मेशन के आधारित प्राइमर आरएनए बन रहे थे, एंड दैट इज व्हाई इट इज नोन एज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। और उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज 3 विच इज अ मेन एंजाइम। अब जो हम बात कर रहे हैं दैट इज 7th एंजाइम नोन एज डीएनए पॉलीमरेज 1, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज 1 को हम क्या बोलेंगे, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। वो प्राइमेज जो था उसको हम क्या बोल रहे थे, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ऐसा क्यों, डीएनए में जो इन्फॉर्मेशन थी उसके अकॉर्डिंगली वो आरएनए की इन्फॉर्मेशन लेके आ रहा था, बिकॉज वहाँ पे क्या फॉर्म करना था, प्राइमर। क्योंकि विदाउट प्राइमर जो है वो तो डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे डीएनए की इन्फॉर्मेशन आधारित आरएनए फॉर्म हो रहे थे, इसलिए हम आरएनए प्राइमेज को हम क्या बोल रहे थे, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए में जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंगली आरएनए के प्राइमर सेट होंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है, दिस इज नोन एज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए की इन्फॉर्मेशन के आधारित डीएनए की इन्फॉर्मेशन ही लेके आनी है। अब यहाँ पे देखिए कि हमने 2 स्ट्रेन लिए हैं, ठीक है, ये एक टेम्पलेट स्ट्रेन है और यहाँ पे ये सपोज आपके पास दूसरा टेम्पलेट स्ट्रेन है। अब ये दोनों टेम्पलेट स्ट्रेन में देखिए, यहाँ पे आप देखोगे तो ये कौन सा टेम्पलेट स्ट्रेन है, 3 प्राइम 5 प्राइम, और ये कौन सा है, 5 प्राइम 3 प्राइम, है या ना। तो 3 प्राइम 5 प्राइम के सामने देखिए आरएनए प्राइमर कितने हैं, एक ही आरएनए प्राइमर है, ठीक है। यहाँ पे एक ही जगह पे क्या है, आरएनए प्राइमर, ठीक है, और एक ही आरएनए प्राइमर है। बाकी देखिए बाकी चेन जो वो कैसा है, बाकी चेन जो वो कंटिन्यूसली डेवलप हो रहा है, और इसलिए
इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे लीडिंग स्ट्रेन, या फिर हमने क्या बोल रहे थे, कंटिन्यूअस स्ट्रेन। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि आरएनए प्राइमर देन डीएनए, आरएनए प्राइमर देन डीएनए। यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड जो है वो अगर हम बात करें तो इस डायरेक्शन में फॉर्म हो रहा है, 5 प्राइम टूवर्ड्स द 3 प्राइम। यहाँ पे भी 5 प्राइम टूवर्ड्स 3 प्राइम, यहाँ पे भी 5 प्राइम टूवर्ड्स 3 प्राइम। तो नई स्ट्रेन जो है वो तो फिक्स है, कौन से डायरेक्शन में फॉर्म होगी, फ्रॉम 5 प्राइम टूवर्ड्स द 3 प्राइम। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि ये आरएनए प्राइमर हमने फॉर्म किया, उसके बाद इतने न्यूक्लियोटाइड जो अटैच होंगे। ठीक है, इसके बाद इसका कौन सा ग्रुप यहाँ पे आ गया, फॉस्फेट, तो अब वहाँ पे नया न्यूक्लियोटाइड अटैच नहीं हो सकता। तो थोड़े गैप रखने के बाद हमको वापस क्या फॉर्म करना पड़ेगा, आरएनए प्राइमर। फिर उसके 3 प्राइम एंड से नए नए न्यूक्लियोटाइड जो ऐड हो सकते हैं OH से। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे ये जो स्ट्रैंड है वो स्ट्रैंड को हम क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज लेगिंग स्ट्रेन, और इट इज ऑल्सो नोन एज डिसकंटिन्यूअस स्ट्रेन। उसको हम क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूअस स्ट्रेन। और डिसकंटिन्यूअस स्ट्रेन में देखिए आरएनए प्राइमर होंगे। अब आरएनए प्राइमर जो है वो डीएनए का पार्ट तो है नहीं, तो वो आरएनए प्राइमर जो है दैट एक्ट एज अ इंजन, वो इंजन होगा तभी उसके पीछे जो डब्बे जो है वो काम करेंगे। ठीक है, तो आरएनए प्राइमर जो फॉर्म करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज 3 जो मेन एंजाइम था विच हैज़ 3 सब यूनिट अल्फा, बीटा एंड एप्सिलॉन, वो एक्टिव ही नहीं हो पा रहा था। ठीक है, लेकिन क्या हमको डीएनए में एक्चुअल आरएनए प्राइमर चाहिए, हमको आरएनए प्राइमर नहीं चाहिए, हमको आरएनए प्राइमर निकालने होंगे। ठीक है, तो वो आरएनए प्राइमर जो है वो आरएनए प्राइमर को यहाँ से रिमूव करने का काम, आरएनए प्राइमर जो है उसको रिमूव करने का काम, और उसके सामने नॉर्मल डीएनए न्यूक्लियोटाइड जो है उसको ऐड करने का काम, आरएनए प्राइमर जो है उसको निकालने का काम, और उसकी जगह पे नए जो डीएनए न्यूक्लियोटाइड जो है, बाकी की तो डीएनए के ही है, लेकिन आरएनए प्राइमर वाला पार्ट था वहाँ पे आरएनए के न्यूक्लियोटाइड है, उसको रिमूव करके नॉर्मल डीएनए के न्यूक्लियोटाइड ऐड करने का काम जो है वो कौन करेगा, डीएनए पॉलीमरेज। और वो किस इंफॉर्मेशन के आधारित होगा, वो डीएनए की इंफॉर्मेशन के आधारित होगा। टेम्पलेट चेन में जो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड है उसके सामने डीएनए के न्यूक्लियोटाइड ही सेट हो रहे हैं, आरएनए के हुए थे, इसलिए उस एंजाइम को हम क्या बोल रहे थे, प्राइमर्स को हम क्या बोल रहे थे, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। लेकिन डीएनए पॉलीमरेज 1 क्या कर रहा है, आरएनए प्राइमर को निकाल रहा है, उसके सामने क्या अटैच कर रहा है, डीएनए के ही न्यूक्लियोटाइड, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए के सामने डीएनए के ही न्यूक्लियोटाइड लेके आ रहा है। ठीक है, चलिए, सो इट इरेजेस प्राइमर एंड फिल द गैप, प्राइमर जो है उसको इरेज कर देगा और वहाँ पे डीएनए जो है उसके न्यूक्लियोटाइड जो है वो ऐड कर देगा। अब यहाँ पे देखिए कि जो लैगिंग स्ट्रेन है उसमें बिकॉज आरएनए डीएनए, आरएनए प्राइमर डीएनए, आरएनए प्राइमर डीएनए, इसलिए ये जो लैगिंग स्ट्रेन जो है उसमें डीएनए के फ्रैगमेंट होंगे एंड दैट फ्रैगमेंट इज नोन एज ओकाजाकी फ्रैगमेंट, नेम आफ्टर द साइंटिस्ट। ठीक है, ओकाजाकी साइंटिस्ट का नाम है, और उसने ये देखा कि एक स्ट्रैंड ऐसा था कि जो डिसकंटिन्यूअस डेवलप हो रहा है, उसमें प्राइमर है वापस डीएनए है, प्राइमर है वापस डीएनए, तो उसमें जो डीएनए के पार्ट्स हैं विच फॉर्म इन अ स्मॉल स्मॉल सेगमेंट्स, वो डीएनए के जो पार्ट्स है उसको उसने क्या बोला, ओकाजाकी फ्रैगमेंट। ठीक है, ओके, चलिए, लास्ट जो एंजाइम है दैट इज डीएनए लाइगेज जॉइंट द एंड ऑफ डीएनए दैट इज ओकाजाकी फ्रैगमेंट। जब ये प्राइमर निकल जाएंगे उसके जगह पे डीएनए के न्यूक्लियोटाइड आ जाएंगे, तो जो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड आए हैं उसके बीच में वापस फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनने चाहिए, और वो बनने का काम लाइगेज वेल्डिंग का काम किसका है, डीएनए लाइगेज। वो हम ग्रुप ऑफ एंजाइम में पढ़ चुके हैं क्लासिफिकेशन में, 6th क्लास, दैट इज लाइगेज एंजाइम, काम क्या था उसका, जोड़ना। ठीक है, तो डीएनए लाइगेज जो है वो जो भी यहाँ पे नए डीएनए के न्यूक्लियोटाइड जो ऐड हुआ है अब उसके बीच में क्या बनाएगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो है वो बनाएगा। एंड द लास्ट एंजाइम इज न्यूक्लियेज। ये सब हो जाने के बाद अलग अलग जगह पर हमने ये चेक किया कि न्यूक्लियोटाइड जो है वो गलत ना अटैच हो जाए, न्यूक्लियोटाइड जो सही सीक्वेंस में हो जाए, न्यूक्लियोटाइड जो है वो डीएनए में टेम्पलेट में जो इन्फॉर्मेशन है उसी हिसाब से जो है वो वहाँ पे अटैच हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे ये सपोज हमारे पास कौन सा चेन है, दैट इज़ अ टेम्पलेट चेन, कौन सा, 3 प्राइम 5 प्राइम। ये भी क्या है, दैट इज़ ऑल्सो अ टेम्पलेट चेन, कौन सा है, 5 प्राइम 3 प्राइम। अब हमने आरएनए प्राइमर भी निकाल दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए कि ये जो 2 स्ट्रेन है ये वाले, राइट, दे आर न्यूली सिंथेसाइज्ड। ये कैसे थे, दे आर न्यूली सिंथेसाइज्ड, दो मैंने ब्लू पेन से बनाए। ठीक है, और अगर मैं ये दोनों ब्लैक की बात करूं तो वो दोनों पहले से ही थे,
तो अब आपके पास दो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड, दो डीएनए जो है उसके मॉलिक्यूल है, सॉरी न्यूक्लियोटाइड नहीं लेकिन मॉलिक्यूल। ये एक डीएनए का मॉलिक्यूल है, उसमें एक पुराना स्ट्रैंड है, एक नया वाला है। इसमें भी एक पुराना है, ये एक नया वाला है। ये ब्लू पेन के दोनों जो मैंने बनाया है, ब्लू पेन से हमने जो दोनों बनाए हैं वो दोनों कैसे हैं, पुराने वाले है ना। और यहाँ पे अगर हम ये ब्लैक वाली बात करें तो ये दोनों क्या है, दैट इज अ ओल्ड वन, दो पुराने पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। ओके, अब इसमें देखिए कि यहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड जो है वो मैंने देखिए हमने अलग कलर से दिखाया, ऑरेंज कलर से। ये सब होने के बाद भी ये न्यूक्लियोटाइड जो है वो अभी भी गलत है, या फिर वो न्यूक्लियोटाइड जो है वो जो फॉर्म में हमें चाहिए उस फॉर्म में नहीं है, ठीक है। तो अभी भी हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे मिस्टेक है, ठीक है। तो ये जो गलत न्यूक्लियोटाइड है उसको अभी भी इस स्टेज में भी निकालना पड़ेगा, और वो निकालने के बाद उसकी जगह पे नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड जो है वो और हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो प्राइमर तो हमने पहले से ही निकाल दिए थे, वो किसने किया था, डीएनए पॉलीमरेज 1 ने, ठीक है। अब न्यूक्लियेज जो एंजाइम है, दैट इज द लास्ट वन, न्यूक्लियेज रिपेयर एंजाइम भी हम बोल सकते हैं। ऑलमोस्ट 100 से ज़्यादा रिपेयर एंजाइम है हमारे स्किन में, ठीक है। हर रोज़ यूवी रेडिएशन से हमारी स्किन में जो सेल है उसमें म्यूटेशन डेवलप होता है, और वो डीएनए डैमेज होने के बाद वो रिपेयर जो है वो कौन कर लेते हैं, ये एंजाइम जो वो कर लेते हैं, ठीक है। ओके, दैट कट्स ऑफ द डिफेक्टिव न्यूक्लियोटाइड, डिफेक्टिव न्यूक्लियोटाइड जो उसको कट कर देंगे, एंड इंट्रोड्यूस द करेक्ट वन, जो नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड है उसको ऐड कर देंगे। और इसके बाद हम ये बोल सकते हैं कि जब कंप्लीट रेप्लिकेशन खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे ये सपोज 3 प्राइम 5 प्राइम टेम्पलेट चेन है, और उसके सामने न्यूली सिंथेसाइज चेन है, वो कौन सा होगा, 5 प्राइम 3 प्राइम, है ना, ये वाला। और सेम वे यहाँ पे टेम्पलेट चेन कौन सा है, दैट इज़ 5 प्राइम 3 प्राइम, और उसके सामने न्यूली सिंथेसाइज चेन जो है वो कौन सा होगा, दैट इज़ 5 प्राइम 3 प्राइम, ठीक है। तो ये एक डीएनए का मॉलिक्यूल हो गया, ये दूसरा डीएनए का मॉलिक्यूल जो है वो हो गया। तो अब एक डीएनए मॉलिक्यूल जो था उसमें से अब हमारे पास 2 डीएनए मॉलिक्यूल है, और हर एक डीएनए मॉलिक्यूल में देखिए एक जो है वो पुराना स्ट्रेन है, टेम्पलेट स्ट्रेन, और एक जो है दैट इज न्यू स्ट्रेन, और हर एक बार यही साइकिल जो है वो शुरू रहेगा, ठीक है, जब कभी भी रेप्लिकेशन होगा। और इसलिए ये रेप्लिकेशन को हम क्या बोलेंगे, सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हाफ इंफॉर्मेशन जो है दैट इज कंजर्व एंड हाफ इंफॉर्मेशन इज न्यूली सिंथेसाइज्ड। टेम्पलेट इज अ कंजर्वेटिव इंफॉर्मेशन जो कंजर्व हुई है, और जो न्यूली सिंथेसाइज है वो ये टेम्पलेट के आधार पे, उस इंफॉर्मेशन के आधार पे उसकी कॉम्प्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो हर एक बार जब डीएनए का मॉलिक्यूल सेपरेट होगा और 2 डीएनए के मॉलिक्यूल बन जाएंगे, ठीक है, तब हर एक डीएनए जो नया बेबी डीएनए है, मतलब न्यूली सिंथेसाइज जो डीएनए है, उसमें हर एक बार एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो होगा वो पैरेंटल डीएनए का होगा, और एक जो है वो न्यूली सिंथेसाइज होगा, इसलिए हमको उसका क्या बोलेंगे, सेमी कंजर्वेटिव, ठीक है। और दूसरा इसको बोलेंगे हम क्या, सेमी कंटिन्यूअस। सेमी कंटिन्यूअस क्यों, क्योंकि एक चेन हम जानते थे कि टेम्पलेट कौन सा, 3 प्राइम 5 प्राइम टेम्पलेट के सामने जो चेन बना था वो कंटिन्यूअसली डेवलप हुआ था, और 5 प्राइम 3 प्राइम टेम्पलेट के सामने जो डेवलप हुआ था दैट इज टू द ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट, डीएनए प्राइमर डीएनए आरएनए प्राइमर, वैसे, ठीक है। और इसलिए उसको क्या बोलते हैं, सेमी कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन, ठीक है। चलिए, तो आई होप के सारे कॉन्सेप्ट जो आपको समझ में आए होंगे। लेक्चर थोड़ा लंबा था, लेकिन ये सब एंजाइम जब आपको समझ में आएंगे तब जाके नेक्स्ट प्रोसेस जो है विच इज़ वेरी मच इंटरेस्टिंग प्रोसेस, ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन, वो आपको समझ में आएगा। चलिए, तो हमने 9 एंजाइम देखे। पहला कौन सा था, फॉस्फोराइलेज, विच हेल्प्स टू एक्टिवेट द न्यूक्लियोसाइड एंड दैट न्यूक्लियोसाइड कन्वर्ट इनटू न्यूक्लियोटाइड. Initially it will convert into triphosphate, and then after the pyrophosphate will be released and become a monophosphate, and due to polymerization it form a polynucleotide chain, ठीक है। दूसरा हमने देखा था हेलिकेज, which helps to unwind as well as the separate the two parental chain और template chain, और उसका टारगेट पार्ट कौन सा होगा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, दैट इज ओरिसाइट, राइट। थर्ड हमने देखा था दैट इज टॉपोआइसोमरेज। टॉपोआइसोमरेज का काम क्या है, इट रिलीव्स द tension or torsion force between the DNA molecule by cutting down the phosphodiester bond with one strain or in a both strain, और वो जो कट पार्ट होगा वहाँ से टोर्शन रिलीज हो जाएगा, एंड अगेन दे जॉइन बाय द DNA ligase
वापस वो वेल्डिंग हो जाएगा, ठीक है। अब वो टोर्शन रिलीज हो चुका है, देन दो सेपरेट हुए जो चेन है उसको हमको स्टेबलाइज करना पड़ेगा, एंड दैट लीड बाय द अनदर एंजाइम विच इज नोन इट इज प्रोटीन एज वेल, दैट इज सिंगल स्ट्रैंड बाउंड प्रोटीन। वो नाइट्रोजन बेस को कवर कर देगा और वो स्टेबल हो जाएगा। फिर हमने देखा प्राइमेज, दैट इज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज दैट फॉर्म अ स्मॉल सेगमेंट ऑफ आरएनए ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन द डीएनए। तो डीएनए में जो इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पे आरएनए का फ्रेगमेंट बना रहा है, और वो काम कौन करेगा? प्राइमेज। इट इज नोन एज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। उसके बाद प्राइमेज बनने के बाद क्या? डीएनए पॉलीमरेज 3 मेन एंजाइम, वो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड जो वो सेट करता जाएगा, ठीक है। उसमें 3 सब यूनिट है, अल्फा दैट एक्ट एज अ कैटालाइटिक साइट और सब यूनिट, सेकंड वन इज दैट इज एप्सिलॉन फॉर प्रूफ रीडिंग, और तीसरा जो है बीटा सब यूनिट दैट एक्ट एज अ क्लैम्प, ठीक है। और वो दोनों स्ट्रैंड में एक साथ ये काम जो करता रहेगा, ठीक है। अब उससे क्या होगा कि एक स्ट्रैंड जो कंटिन्यूअसली फॉर्म होगा, दूसरा जो है वो प्राइमर डीएनए ऐसा फॉर्म होगा। जो कंटिन्यूअसली फॉर्म हो रहा है दैट रिमेन इन फ्रंट ऑफ द 3' 5' टेम्पलेट स्ट्रैंड, वो लीडिंग होगा, और 5' 3' टेम्पलेट के सामने जो फॉर्म हो रहा है दैट इज डिसकंटिन्यूअस और लैगिंग स्ट्रैंड। उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है वो एक्टिव होगा, दैट रिमूव्स आरएनए प्राइमर एंड इंट्रोड्यूस द नॉर्मल डीएनए। उसके बाद अगर फिर भी मिस्टेक रह गई तो आएगा कौन? उसके लिए आएगा न्यूक्लियेजेज एंजाइम, और वो न्यूक्लियेजेज एंजाइम जो है वो मिस्टेक जहाँ पे हुई है वहाँ से न्यूक्लियोटाइड निकाल देगा और नॉर्मल डीएनए न्यूक्लियोटाइड जो ऐड कर देगा। और लास्ट में हम ये बोल सकते हैं कि न्यूक्लियेजेज और लाइगेजेस दोनों साथ में ही काम करेंगे, तो जो भी नए नए न्यूक्लियोटाइड ऐड कर रहा है, मिस्टेक जो करेक्ट कर रहा है, वहाँ पे वेल्डिंग करना पड़ेगा बाय फॉर्मिंग अ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, एंड दैट विल लीड बाय द डीएनए लाइगेज व्हेनेवर दैट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। वैसे तो हमने ये सीक्वेंस वाइज पढ़े हैं, लेकिन डीएनए लाइगेज जो उसकी ज़रूरत बहुत सारी जगह पे रहेगी, न्यूक्लियेजेस जो है उसकी ज़रूरत भी बहुत सारी जगह पे रहेगी, ठीक है। वो हम डिटेल में नेक्स्ट पार्ट में, दैट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, उसमें हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले ये पूरे 9 के 9 एंजाइम के फंक्शन आपको ठीक से आने बहुत ही बच्चा पार्टी ज़रूरी है, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, स्टे ट्यून्ड विद अद्वैत अचीवर्स यूट्यूब चैनल, एंड यू कैन ऑल्सो डाउनलोड द ऐप फ्रॉम द प्ले स्टोर। विद्यार्थी देवो भव, जय भारत।